डाउट्स और प्लस कुछ करवाने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट था, लेंथी था। लेंथी की बात आज से कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके पेपर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंट यहाँ पे मतलब ये पूरा छप चुका है, देयर विल बी 44 क्वेश्चंस, चाहे वो 1 मार्क के हैं, चाहे वो 2 मार्क के हैं, चाहे वो 3 मार्क के हैं, सबको टाइम उतना ही लगेगा। देयर आर क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क जिसको 5-5 मिनट भी लग सकते हैं, और 3 मार्क का क्वेश्चन आपका स्टेप्स करते हो, पता है कैसे सॉल्व होगा, डायरेक्ट है, और वो बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसको 2 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो लेंथी की बात नहीं करना हमने हमने अपनी स्पीड भी बनानी है, प्लस एक्यूरेसी भी बनानी है। अब या तो मुझे पता है कि इंडिविजुअल मुझे किस किस चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वी नीड टू फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। विदाउट स्पीड एक्यूरेसी मीन्स नथिंग। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 किए, बिल्कुल सही है, कोई मतलब नहीं है। 10 किए हैं, 10 में से 6 किए, बिल्कुल सही है, कोई मतलब नहीं है अब स्टेज पर, ठीक है। और सिर्फ स्पीड हो कि 10 के 10 कर दिए, सही 2 है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमें चाहिए, राइट। वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करनी है। मुझे या तो मेरे इंडिविजुअल टॉपिक्स पता हो कि मुझे ये नहीं आता, जैसे कि आ रहा, उसने मुझे कहा मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं रिवाइज किया हुआ, मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं किया हुआ, रोज मेरे पास आया पूरे एक हफ्ते में, जब जब मैंने बुलाया है एक पूरा बैठकर इसने एरिया अपनी चैप्टर का रिवाइज कर लिया, अपनी बुक का। अब एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम किया हुआ है, ही नोज व्हाई आई एम टेकिंग हिम एज एन एग्जांपल, उसको पता है कि मुझे ये नहीं आता। गुरशान को मुझे पता है मुझे स्टैट्स में प्रॉब्लम है, वो आकर यहाँ स्टैट्स कर रहा है। आपको पता है कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, मेरे पास आओ, जितना भी टाइम है, चाहे 4 क्वेश्चन से हम कर पाते हैं, लेकिन वो 4 क्वेश्चन आपकी स्पीड में एक्यूरेसी में आपको हेल्प करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। अब वो किस टाइम आना है आपको पता है, आई एम हियर फ्रॉम 3:30 to 7 PM, मैं यहाँ पर हूँ, दिस कैन स्ट्रेच अप टू 7:30, ठीक है। कोई यूनिक केस होगा, मैं यहाँ पर 15 मिनट फालतू भी आपके लिए लगा लूंगी, समझ में आ गया। बट इसके अलावा भी जो चीज आपको चाहिए वो है प्रैक्टिस, और वो है सेल्फ प्रैक्टिस, राइट। कल मैं आपको बता, सैटरडे को आई वेंट टू द स्कूल फंक्शन, उसमें ना वहां पर द मेंबर ऑफ द जो भी था उनका डायरेक्टर होते हैं जो भी स्कूल के, किसको मैनेजिंग कमेटी के, ही सेड अ वेरी नाइस, उसने बहुत अच्छा बताया जो मुझे आपके लिए बहुत एलिमेंट लगा। उन्होंने क्या कहा था, कहते कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इफ यू कैन नॉट वॉक, इफ यू कैन नॉट फ्लाई, रन, इफ यू कैन नॉट रन, वॉक, इफ यू कैन नॉट रन, क्रॉल, बट मूव टुवर्ड्स योर गोल, है ना, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, है ना। कहते तो एक पंजाबी भाई आया, वो कहता ठीक है लूथरा साहब, पर जाना किथे, ये तो बताओ। आपको सब कहेंगे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, है ना, मैम के पास जाते हो, कोई ये नहीं बताएगा क्या प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता रही हूँ क्या शुरू करना है। अगर इस स्टेज पर आप क्लूलेस हो कि मैं क्या शुरू करूं, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक सैंपल पेपर उठाओ। आई विल पोस्ट 1 सैंपल पेपर इन दिस ग्रुप। एक पेपर कम से कम 2 दिन में खत्म करो। करना कैसे है उसको, अब ये सुनो, हाउ सैंपल पेपर कैसे शुरू करना है, उसको टाइम लिमिट रखो, पूरा 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे, ये कहना भी बेवकूफी है मेरे लिए भी, और मैं एक्सपेक्ट करूं कि नहीं शट करके 3 घंटे बैठ जाओ, नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली घर पे चाहे आपके पास कोई और काम नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फिर भी तुम 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे, वो मूड ही नहीं बनता है। 1 मार्क के क्वेश्चंस को सेल्फ टारगेट दो कि 20 क्वेश्चन है, तो कम से कम मुझे ये 40 मिनट्स में कवर करने हैं, या 30 मिनट्स में मेरे ये होने चाहिए, समझ में आ गया। द मोमेंट 30 मिनट्स आर ओवर, ये हमारी खुद की स्पीड है, बंद करो, शट डाउन, उसको बंद कर दो, एक बार छोड़ दो, फिर चेक करो कितना सॉल्व हुआ कितना नहीं हुआ। पहले अपने आप को स्कोर दो कि मेरा आज का टारगेट या मेरा आज का स्टैंडिंग ये है, मुझे इतना आता है। उसके बाद फिर उसे रीड करो, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे वो देखो क्या सॉल्व हो सकते थे। दूसरी चीज, जो गलत हुए वो क्यों हुए, नहीं समझ में आते, देन यू कम एंड डिस्कस। एक पेपर कम से कम 2 या 3 दिन में आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप उसे आज सेक्शंस लेकर चलोगे। केस स्टडीज को उठा लो, किसी भी पेपर की केस स्टडी सॉल्व करना शुरू करो। मैंने आपको बुकलेट दी थी, केस स्टडीज की बुकलेट ग्रुप में फॉरवर्ड की है, वो सीबीएसई का एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो जरूर सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस है, समझ में आ गया। तो कुछ ना कुछ उठाकर, आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, फिर मैंने आपको कहा था आपको प्रीवियस वर्कशीट्स दी हुई है वो उठाओ, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। कुछ भी एक टॉपिक उठाकर देखो अब मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। बात समझ में आ गई है।
अपने लिए टारगेट रखना कि आज मुझे जाकर ये पढ़ना है। और अगर किसी को फिर भी नहीं आता ना मैं क्या पढ़ूं, तो मुझसे पूछ कर जाओ, मैम क्या पढ़ के जाऊं आज। समझ में आ गया? क्या करूं? मैं पूछूंगी आपको कौन सा नहीं आता या कौन सा सबसे गंदा टॉपिक लगता है। सबसे गंदा टॉपिक जो लगता है ना वो आज शुरू करो। सबसे जो मन ही नहीं करता पढ़ने को वो आज पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम के दिन में उससे नहीं पढ़ना है हमें। क्लियर होगी बात ये? अब आते हैं आपके एमसीक्यू टेस्ट में। मैं आपको आंसर्स लिखती हूँ, जिस भी इशू में है, जिस भी क्वेश्चन में इशू है, विल डिस्कस इट लेटर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी। आपका फॉर्मेट पेपर का ये होना चाहिए था। जब आप इसको फाइनल में भी आंसर करोगे, एज पर योर मार्किंग स्कीम यू हैव टू राइट द ऑप्शन का अल्फाबेट लेटर प्लस जो नंबर है, ये दोनों चीजें लिखनी है। मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक लिखते हो इससे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता। जैसे ये डी है, इसको हम जल्दी में, राइटिंग सबकी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह, है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं। देयर आर केसेस, मेरे पास भी आते थे, वो ऐसे लिखते थे, कहते थे आगे डी लिखा हुआ है। अब ये डी है या ए है मुझे नहीं पता, लेकिन इस -2/3 से मैं समझ जाऊंगी कि बच्चे ने डी ही लिखा है। आप आकर मुझसे कल झगड़ा कर सकते हो कि मैम ये डी लिखा हुआ है, ये ए नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां बोर्ड में किसके पास जाओगे? समझ में आ गया? राइट बोथ। ये स्कूल ने आज दिया है, मार्किंग स्कीम में आज मेंशन किया हुआ है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि दोनों चीजें लिखो, राइटिंग को देखकर बच्चों की। बेटा तो गलत है ही है इन एनी केस, लेकिन अगर आपने सही लिखा है वो तो गलत है। ये तुम तो चाहे बी लिख दो, तुमने डी लिखा है और -2/3, बट राइटिंग ऐसी है या जल्दी जल्दी में लिखा, लास्ट में समझ में आया आपने उसको ऐसे लिख दिया एंड इट अपीयर्स लाइक ए, देन किसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिले? आपको ही मिले। उसके लिए राइट द नंबर ऑल्सो। ठीक है, ये आदत आज से डालना। बी सेकंड का आंसर। सी इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने मार्क किया हुआ है बी 54। क्वेश्चन नंबर 4 का है ए ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 6 का नो रियल रूट्स, सी ऑप्शन। अब ये लिखना है नो रियल रूट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट 2n + 1 into a। 2n, हाँ -1 होगा, हाँ क्योंकि ए भी है ना। हाँ 2n - 1, ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 2n - 1। मैंने आपको पहले भी कहा था दिस मार्किंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये जो मैंने आपको आंसर्स दिए थे, बी ऑप्शन है ना ये, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट 3.5। क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 सी पार्ट 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 सी पार्ट 10/3। क्वेश्चन नंबर 12 सी पार्ट 75√3 मीटर। यहां तक हो गया चेक। 13 ए पार्ट 10.5। अब मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बोल रही हूँ। 14th में क्या लिखा हुआ है? सी पार्ट आंसर। 14th का नंबर क्या है? 700। हाँ इसको बताया था ना, इसने घर पे चेक किया था इसलिए। आज तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं अभी तो सिर्फ चेक करना है। इसका नंबर चेक करो, सी में देखो 700 है कि नहीं। इसको पेपर दो एक दिन, अपना पेपर दे देना इसको। हाँ 15th का बी मार्क किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 ए, 17 का बी, 18 सी, 19 इज बी, 20th इज सी। जे तेरा 19 सही होता ना श्रेष्ठ, पक्का मैं कहती चीटिंग की हुई है। 19 गलत है इसका। 20th का सी पार्ट, 21st का बी पार्ट, 22nd का ए, 23rd का सी, 24th इज सी, 25 ए, 26 ए, 27 is A, 28 B, 29 B, 30 C, 31 C। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब जो गलतियां मुझसे हुई ना ऑप्शन मार्क करने में, क्वेश्चन नंबर 1 में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 7 में, ये आपसे भी हो सकती है। 32, इसके 2 पार्ट थे। एक का था A 20√5 सेंटीमीटर, और मैंने 2 क्वेश्चन को 32 मार्क किया हुआ था। फिर से जो 32 था वो है D 15 मीटर। फिर 33rd इज A
34th is D, 35 is C, 36 is C, 37 is B, 39 B, 40 C, 41 B, 42 C, 43 C, 44 B and 45 A. ए लिखा है, जैसे यहाँ पे देखो मुझे क्लियर ही नहीं मैंने क्या लिखा है. 45 इज डी, डी है. हाँ तभी तो कहा है 32 दो बार था. 38 का है डी, 38 डी 3/2. ठीक है बच्चों ये. हाँ हाँ ले लो आराम से देखो चेक करो. अब आते हैं इसमें डिस्कशन पे. आज एक सैंपल पेपर मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में. ठीक है. अब कुछ पेपर्स ऐसे भी होंगे जिसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएगा. हाँ 32 ना 2 बार नंबर लिख दिया था, मेरी गलती थी वो. देख लिया सबने ये. सॉरी बस करो और शोर नहीं. बस करवाती हूँ. हाँ बिल्कुल. बस करो. स्टॉप इट. बस. झगड़ा 2/3 सही है. ठीक है. अपना +1 कर दो. आपस में झगड़ा करने से अच्छा अपने मार्क्स +1 करके मेरे पास पेपर लेकर आ जाओ. अकुल का ये अंबिका, अकुल का पेपर किसके पास था? अकुल का पेपर था किसी के पास? और एक जयंत का. हाँ दे दो इधर. और अकुल का पेपर था एक, वो भी दे दो. 19th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन इज अ टिपिकल क्वेश्चन. ये मुश्किल भी है और इजी भी कह सकते हो. कैलकुलेशन वाइज भी इसको सॉल्व करना थोड़ा समझ में आना चाहिए. किसका ये कितने हैं? 31 34. ठीक है. गुड. क्वेश्चन नंबर 19. A sphere is melted. मैं इस टेस्ट के मार्क्स में लिख रही हूँ पर नेक्स्ट टेस्ट ऑनवर्ड जो भी टेस्ट होगा क्लास में, फुल सिलेबस टेस्ट होगा या मैं जो भी टेस्ट दूंगी उसका मार्क्स मैं प्रॉपर्ली शेयर करूंगी ग्रुप में. हाँ वो तो सैम्पल पेपर है, घर पे सॉल्व कर लेना उसे. क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने आपको ये दिया PDF अभी प्रिंटेड दिया है जो कर दूं. चलो मैं लेती हूँ मार्क्स इसके आपके. क्वेश्चन नंबर 19 इस लिस्ट में लिखो. ये लो एक पेज लो. साकेत एक पेज ले. हाँ पेज लेके सबके मार्क्स लिखो. नाम वाइज अपने अपने मार्क्स लिख दो. क्वेश्चन नंबर 19. A sphere is melted and half of the melted liquid is used to form 11 identical cubes.
11 क्यूब बनेंगे इसके एंड 7 आइडेंटिकल स्फीयर्स। एक बड़ा क्यूब, बस करो बस करो, एक बड़ा स्फीयर है जिसको मेल्ट करके आपने बनाया है 11 आइडेंटिकल क्यूब एंड 7 आइडेंटिकल स्फीयर्स। पहली चीज तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा यूज किया और 11 क्यूब बने, आधा यूज किया और 7 आइडेंटिकल स्फीयर्स बने। ठीक है, तो हमें इस क्यूब की साइड और इस स्फीयर की साइड रेडियस का रेशियो निकालना था। समझ में आ गया? बस कर, तू क्वेश्चन कर ले सॉल्व ये। नहीं, उसको क्यों बता रहे हो? तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बताती हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन करवाने दो मुझे। 19th क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का और स्फीयर्स का, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही आना ना पेपर में, ये देख लो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 19। A sphere is melted and half of the melted liquid is used to form 11 identical cubes। ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, बोर्ड्स में, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं क्यों डालती हूँ टेस्ट में? ये बोर्ड के हिसाब से डाला, लेकिन इसको समझना है, ये तार खोलता है ब्रेन। आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, चीजों को, डिटेल चीजों को हैंडल करना आता है, मल्टीपल चीजों को। 3 तरह के लीक सॉलिड दिए हुए हैं हमें। एक दिया हुआ है स्फीयर बड़े वाला, रेडियस को मैंने आर लिया। एक दिया हुआ है क्यूब जिसकी साइड को मैं एस लूंगी, और एक दिया हुआ है छोटा स्फीयर जिसकी साइड रेडियस को मैं लूंगी स्मॉल आर। उसने कहा है इस क्यूब और इस रेडियस की रेशियो बताओ। इजी क्वेश्चन नहीं है एंड आई वोंट से कि इट विल कम इन योर पेपर, मतलब बहुत एक 1% चांस है आ गया, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको सोचना क्या था इसमें, इसका आधा वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब is used to form 11 identical cubes is equal to 11 s cube। समझ में आ गया? बस यही चीज अगर समझ में आ जाती है कन्वर्जन की, तो हम क्या करें, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 11 s क्यूब, वॉल्यूम इक्वल होगा आपस में। ठीक है, और यहां से सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब है ना ये, हाँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब ठीक है, यहां से इसका हाफ, तो 2/3 आ गया। ऐसे ही इसका हाफ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज यूज टू फॉर्म 7 आइडेंटिकल स्फीयर्स, तो 7 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आ गया? मुझे यहां वाला एस और यहां वाला आर, इसकी रेशियो निकालनी है। क्लियर हो गया इतना? इस चीज को लिखो, और फिर क्या करना होता है, एक साइड की वैल्यू दूसरी की टर्म्स में निकालनी है। एक बड़ा क्यूब, एक बड़ा स्फीयर हमने मेल्ट किया, उसका आधा यूज किया है क्यूब में। कितने क्यूब बनाए हैं? 11। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ विच मीन्स 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये यूज हुआ है 11 क्यूब बनाने में। ठीक है, तो जो तुम कह रहे हो कन्वर्जन आएगा इस पेपर्स में, वो यही चीज है, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 11 s स्क्वायर। समझ में आ गया? और जो ये इसका हाफ मिला है वॉल्यूम का, बड़े वाले का क्यूब आएगा सर, और यहां से इसका हाफ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 7 सच स्मॉल स्फीयर्स। समझ में आ गया? अब यहां से व्हाट वी नीड टू रिक्वायर, जैसे कि अब इसकी कैलकुलेशंस पे आ जाओ। यहां पर आई नो आई नीड टू पुट इन द वैल्यू ऑफ पाई। मुझे पाई क्यों पुट करना है? क्योंकि मुझे 11 दिख रहा है, 11 और 2 आपस में कट जाते हैं। ठीक है, ये एस क्यूब आ गया। एस की मुझे नहीं पता, ये वाला वॉल्यूम भी इसकी रेडियस में लिखा हुआ है, और ये वाली टर्म भी इस आर, इन दोनों में आर आर सेम है। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगी, एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालूंगी। ये कैंसिल हो जाता है, 22/3 इंटू 7 आर क्यूब
इंटू 1/11, यहाँ पर s क्यूब आ गया, ये कट जाएगा, हाँ इंटू 2 भी आएगा ये, तो ये हो गया 44/21 r क्यूब इज इक्वल टू s क्यूब। लिखो इसको, देखो मत, लिखो साथ साथ ये कैलकुलेशंस को करो। हाँ 4/, साथ साथ इसे लिखो, देखो मत, अब जब लिखते हो तभी गलतियां निकालते हो। नहीं सही बात है, लिख रहे हो तभी गलतियां, जब कॉपी करते हो तब गलतियां नहीं निकलती, जब आप खुद उसको सॉल्व कर रहे हो तब सारी गलती निकलती है। समझ में आ गया? 4/21 r क्यूब। अब मैं s कैसे निकालूंगी? 4/21 r होल रेज टू पावर 1/3 r क्यूब है ये। समझ में आ गया इतना? ठीक है, राइट। अब दूसरी तरह से आ जाओ, मैंने s की वैल्यू निकाल ली, इसको आगे सॉल्व नहीं करना होता क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन कट जाता है। अब दूसरे वाले में खुद ट्राई करना, हाफ इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है क्योंकि ये 4/3 पाई 4/3 डायरेक्टली खत्म हो गया, ये बन जाएगा 1/14 r क्यूब इज इक्वल टू r स्मॉल r क्यूब। समझ में आया? प्रगव समझ में आ रहा है? होगी कैलकुलेशन, ये 1/3 आ गया इज इक्वल टू r। हमारे कितने? वो मैम कितने मार्क्स का था? 45। आप वो वेरिएशन 45 ही बनते थे। 45। हाँ एक क्वेश्चन डबल हो गया था ना। तुम्हारे कितने आए? 31। ठीक है, बिल्कुल आई एम नॉट से बहुत बुरे है क्योंकि पहली बार ऐसा टेस्ट दे रहे हो, मिक्स्ड वो भी। ठीक है, तुम पढ़ो, फोन को छोड़ दे। हाँ फोन जो हाथ चल रहा है ना वो जेब में जाता है, मुझे पता लगता है वो। अब तुम्हें निकालना है s बाय r। s तुमने यहाँ पे निकाला था 4/21 r क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, और ये था 1/14 r क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। अब 9th में एक चीज पढ़ी थी, जब पावर दोनों की सेम होती है तो वो कॉमन आ जाती है। ठीक है, और ये r क्यूब कैंसल हो गया, 4/21 इंटू 14 होल रेज टू पावर 1/3, दिस इज 2 जा, दिस इज 3, 8/3 होल रेज टू पावर 1/3, ये रेशियो बनती है s अपॉन r। बी पार्ट तभी आंसर था इसमें, जब भी कह रही हूँ नहीं आएगा। हाँ घर जाके एक बार चेक करना, सिर्फ इसकी कैंसिलेशन है, राइट। दोबारा से चेक कर लो, बट एक बार इसको घर पे प्रैक्टिस कर, इतना नहीं है कि समझ नहीं आएगा। हाँ 4/3 हाँ 4/3 पाई कट गया, 1/14 रह गया, और यहाँ पे r मैंने स्मॉल r निकाल दिया। मुझे ये रेशियो निकालनी थी, ये नंबर और ये नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर जो ये 1/3 पावर थी जो मुझे कैलकुलेशंस में स्टॉप करती है, मैंने उसको कॉमन ले लिया, दोनों नंबर्स को अंदर ले लिया, r कट गए, 4/21 1/14, तो ये आ जाएगा 8/3 होल रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तुमने 4/3, जे तरह 8/3 होता ना फिर तूने मरना था। हाँ लगता तो यही है चीज। कितना मार्क्स है? क्यों राउंड नहीं किया इसके? अच्छा किससे? बच्चे पता है क्या, पढ़ ले, उसकी उसकी गलती छोड़ दे, तेरे मार्क्स आएंगे ना तो अपने आप वो कहती पहले काउंट करेगा जब सारे सही देखेगा। ओके, अगर फेस कितने मार्क्स आ गए? क्योंकि अंदर है ना। मार्क्स लिख दे सबने अपने, पीछे पास करो आगे। ठीक है, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में डाउट है? एमसीक्यू में मुझे लगता नहीं है इसमें डाउट आएगा कि मुझे उनका डाउट ही लेना है। हाँ जी, इसमें ना जहां पर 2 रूट्स नो रूट्स लगता है, आपको क्या लगता है क्या सॉल्व करना चाहिए, क्या निकालना चाहते हैं उसमें? क्वेश्चन नंबर 6,
तो रेशियो क्या है 8/3 या रेज़ टू पावर 1/3। ऑप्शंस में यही था, बस तुम्हारा आंसर यही है। तुम्हारा अब सैट्स का क्वेश्चन करवाती हूँ इसके बाद, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक का। देखो इसमें जहां पर भी ना रूट्स के बारे में कहा जाता है, राइट, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? जब मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो मुझे लगा है क्या करेंगे इसमें, फिर मैंने दिमाग क्या लगाया कि जब रूट्स के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स तो बाद है, वो जीरोस हैं। When I have to ask about tell about roots की रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, तो मैं क्या निकालती हूँ, डी। और डी को निकालने से पहले मेरे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जो इसका फॉर्मूला बना है ना, वो इस वाली इक्वेशन के लिए बना है। तो मुझे एक एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा नहीं करना मुझे। I need one linear term, I need one constant term। तो पहले हमेशा क्या करेंगे, इसको ओपन द स्क्वायर, राइट, इसको स्क्वायर ओपन किया तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। वैसे तो इसी को चेक करो, क्या ये नंबर कभी 0 के इक्वल हो सकता है? x की वैल्यू कोई भी रख लो, क्या 0 हो सकती है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। आप माइनस या जितना मर्जी बड़ा नंबर रख लो, हमेशा प्लस में होकर वो ऐड होगा। सो दिस वैल्यू कैन नेवर बी 0। सेकंड थिंग, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं डी निकालूंगी, ये स्क्वायर की टर्म बन जाएगी, ये कांस्टेंट, ये लीनियर टर्म बन गई, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मैं इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर को वाई लिख दिया। इतने रूट्स नहीं होते, रूट्स मतलब आपकी रियल वैल्यूज, रूट्स मतलब कोई भी नंबर नहीं, रियल नंबर्स में, रियल नंबर में जाता नहीं। जब तुम उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तभी मैं आपको ये डेसिमल्स वगैरह सब दिखाती हूँ। मैं सिर्फ आपको मैथ्स को विजुलाइज करना सिखा रही हूँ और कुछ नहीं। एक्स रेज टू पावर 4 क्या, उसके बाद डी निकालना है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है, एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। देखो इसने एक्स एक्सिस को कट किया, अब आजा प्लस एक्स रेज टू पावर 2 कट किया, पर जब ये प्लस 1 आ गया, ये एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जा ही नहीं रहा, मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू के लिए वाई 0 होता ही नहीं है। रूट्स मतलब या जीरोस मतलब कि एक्स एक्सिस को कब कट करता है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन, जब मैं आपको काम करवाती हूँ, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ जो बनकर आया है ना, वो देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, -2 नहीं हो सकता, -4 नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी 0 ऑल्सो। जब आप इसको इक्वल टू 0 लिखते हो, आप कह रहे हो कि कौन सी वैल्यू पर ये 0 हो जाए, ये तो 0 होता ही नहीं कभी भी। समझ में आ गया? इसीलिए हम जब इसका डी निकालते हैं, मैंने एक्स स्क्वायर को वाई लिया, ये इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। इसमें डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा, यहाँ पर है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, क्या हुआ, -3। -3 पे आप क्या बोलते हो, नो रियल रूट। वाई ही रियल नहीं है तो एक्स स्क्वायर भी रियल नहीं होगा। माइनस में तो नो रियल होता है ना, डी इज नेगेटिव, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया? डी इक्वल्स टू 0, क्या लिखते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। लिखो इस चीज को, रियल एंड इक्वल रूट्स। और डी मोर देन 0 होता है तो हम क्या करते हैं, 2 रियल रूट्स, बेटा वो यूनिक वाला होता है उसमें लीनियर इक्वेशन पे, 2 रियल रूट्स विच आर डिस्टिंक्ट, रियल एंड अनइक्वल। इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल, इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? ठीक है ना? आप मुझे बताओ, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस बोलोगे या नो? इज दिस क्वाड्रेटिक?
नो, दिस इज डिग्री 4, नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट इट कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये ऑप्शंस में एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक, तो ये नहीं है, इसकी डिग्री 4 है, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज अ इक्वेशन व्हिच कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? इसके अलावा इस पेपर में डाउट्स है कोई और, या प्रीवियस कोई एक पेपर है? 4th और 14th वो मैं करवाती हूँ। अच्छा ये भी देख लो, तुम जो कह रहे थे गुरशान, ये वाला देखो, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%। मुझे बता श्रेष्ठ, तूने 800 कैसे निकाला था? इस ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, मुझे नहीं पता बच्चे, मैंने चेक नहीं किया ना। क्वेश्चन 14, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%। ये आपको आना है ना पेपर में चैप्टर, लिखो इसको, तुम भी सॉल्व करो, मुझे पेपर कल सॉल्व चाहिए ये, ठीक है? मेरा साइंस का पेपर है। कब? पढ़ ले बच्चे मैथ्स भी, आधा एक घंटा तो पढ़ लो ना, पीछे बहुत मिस हुआ है, 1 हफ्ता मिस हो गया तुम्हारे अप्रोक्सीमेट लगा ले, है ना? मैंने बहुत रिवीजन करवाई है उसमें, फिर भी बताए थी बहुत हो तो मुझे पता नहीं। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तुक्का मारा था, गलत है वैसे भी, गलत है वैसे भी तुम्हारा। हाँ कैसे आया? समझ में नहीं आता। हाँ वो समझा तो रही हूँ बच्चे, मैंने कहा अगर तुमने 800 निकाला है, वो कैसे निकाला है? इन केस यू हैव गॉट 800, दैट मींस यू हैव 1 स्टेप रॉन्ग। अगर आपने उसको तुक्के के बिना सोचकर कैलकुलेशंस को 800 करके किया है, दैट मींस यू आर 1 स्टेप रॉन्ग। अब मैं वही चीज आपको समझा रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन जो है ना वो इंक्रीज इन वॉल्यूम भी होता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना हो गया, कितना बढ़ गया, ठीक है? इफ आई स्कोर 60 मार्क्स, प्रीवियसली मेरे 60 थे, अब मैंने 10% इंक्रीज कर लिया मार्क्स में, तो आप कहोगे अब 66 मार्क्स आ गए, ठीक है? लेकिन अब मैं कहती हूँ न्यू मार्क्स कितने हैं? 66 है, इंक्रीज कितना है? 6 मार्क्स का। समझ में आ गया? दोनों चीजों में फर्क क्या है? इंक्रीज मतलब चेंज कितना आया है, अब के मार्क्स कितने बन गए? 66, राइट? तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको जो भी चीज कंपेयर करनी है, जिसका भी रेडियस इंक्रीज किया हुआ है, वो स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, तो रेडियस इसका आता है। अदरवाइज इट्स अ सिलेंडर, तो दोनों चीजें चेंज होंगी, हाइट भी रेडियस भी, या एक चीज कांस्टेंट रहेगी। कौन होगा, दोनों चीजें चेंज होंगी, रेडियस हाइट, या एक चीज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%। पहली रेडियस क्या थी? मान लो x, न्यू रेडियस क्या है? 100% से बढ़ना मतलब डबल हो गया, 2x। ये तो समझ में आता है ना? 100% का मतलब 2x। दोनों का वॉल्यूम निकालो, 4/3 पाई एक्स क्यूब, 4/3 पाई 2x क्यूब। किसने कहा है इस 2x को सॉल्व करो? नहीं करना। समझ में आ गया? अब वो क्वेश्चन कहता है कितना बड़ा, बढ़ने का मतलब होता है इंक्रीज या चेंज या डिक्रीज निकालना। हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल, इंक्रीज। चेंज, कितना चेंज हुआ है? प्लस हुआ, माइनस हुआ। इंक्रीज का मतलब प्लस में आएगा, डिक्रीज का मतलब माइनस में आएगा, ठीक है? इनटू 100। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, कुछ याद आया? पिछली क्लासेस में कहीं पढ़ा होगा ये। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, है ना? कोई पूछता ना पहले मार्क्स कितने आते थे, अब मार्क्स कितने आते हैं, मैं ही कितनी बार क्लास में पूछती हूँ, तो हमेशा कंपैरिजन ओरिजिनल से होती है, तो तभी हमने बेस में रखा है ओरिजिनल। पहले से कितना बढ़ गया, पहले, हाँ जो अब आ गया है, ठीक है? पहले पॉपुलेशन क्या थी, अब कितनी हो गई है? पहले क्या क्वेश्चंस आते थे, अब कितने आ गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गया, 44 हो गया, पहले 36 क्वेश्चंस आते थे पेपर में। समझ में आ गया, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? 4/3 पाई 2x का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई x क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई x क्यूब। अब क्या लगता है इन कैलकुलेशंस में क्या जाएगा अपने पास से?
4/3 पाई थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट एंडोर्स कि आप इस 8 को सॉल्व करो फिर आप इसको 16 बना देते हो या 32 बनाओगे फिर माइनस करते फिरोगे फिर कहोगे मैम सॉल्व नहीं हुआ, कैलकुलेशन बढ़ गई। अब तुम्हारे पास सीधी सी कैलकुलेशन आ गई, 8x क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब। इंक्रीज कितना है? 7x क्यूब बाय एक्स क्यूब इंटू 100। ये एक्स क्यूब भी गया, इंक्रीज कितना है? 700%। वॉल्यूम कितना बन गया? 800%, 8 गुना हो गया। समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। बट व्हाट इज द इंक्रीज? 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गया? दोनों में इंग्लिश का ही फर्क है। कितना बन गया? 8 टाइम्स बन गया, ठीक है। लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है? 7 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन ने आपको इंक्रीज कहा था तो यू विल राइट 700%। क्लियर हो गया इतना? किसी को कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 का था। इसके बाद हाँ जी, तुम्हारा वाला स्टार्ट का क्वेश्चन क्या है? मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। हो गए? 27 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। हाँ, मीडियन निकालना है। 10 नंबर है। 10/2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 5वें नंबर पे कौन सा बैठा है? 6th नंबर पे कौन सा बैठा है? 13। 11 प्लस 13/2 12। मीडियन ऑफ 10 प्राइम नंबर्स इज 12। ये क्वेश्चंस ना 9th क्लास में कवर होते थे, क्योंकि आपकी 9th में डिलीटेड था, इसीलिए आपको मुश्किल आ रही है। 10/2 होता है, प्लेस निकालते हो, वैसे होता है n/2th ऑब्जर्वेशन n/2 + 1। सबसे आसान है। अगर 11 नंबर है, सेंटर वाली पोजीशन पे कौन बैठा होगा? 11 नंबर में से 5 इधर 5 इधर, 6 वैल्यू है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं? 11 + 1/2। अगर ऑड है तो क्योंकि उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो +1 करके वो इवन हो जाएगा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर, या आई यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट इट कि कैसे उसको करना है। कि n तो इवन ऑड है, उसको डिवाइड बाय 2 करूंगी तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। प्लेस वैल्यू पॉइंट्स में कैसे हो सकती है? तो उसमें 1 ऐड करके उसको इवन किया, इसलिए वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसलिए ऑड में +1 करते हैं। अगर इवन ही हो फिफ्थ तो फिफ्थ टर्म इवन, इवन तो जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे तो जो मर्जी बैठा। नहीं तो मतलब आओ कह रहे हो 11 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं बच्चे? 10 10। उस 10 को लिया है मैंने, ये 10 इवन है। अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट 31 रख दूं तो अब 11 हो गया। तो मैं 11/2 नहीं करूंगी, 11 + 1/2 करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसे डिवाइड बाय 2 करना है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 11 इवन ऑड है तो डिवाइड बाय 2 हो गया, पॉइंट्स में आंसर देगा। तो मुझे बताओ 5.5 पे कौन बैठा हुआ है? मैं बता ही नहीं सकती, या 5th पे होगा या 6th पे। दैट्स व्हाई आई ऐड 1 टू मेक इट इवन। 12th हो गया, 12/2 6। तो 6th प्लेस में तुम देखोगे मेरा 13th नंबर बैठा है, तो उसका मीडियन कितना आ जाएगा? 13। और मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू। हाउ यू इंटरप्रेट? 50% हैव स्कोर्ड लेस देन 12, 50% हैव स्कोर्ड मोर देन 12। इस चीज को लिख लो। जब भी कोई मीडियन का क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर सैंपल पेपर में था इंटरप्रेट द मीडियन, 1 मार्क का। वो इंटरप्रेट के ऐसे ही फ्री के नंबर है, एक लाइन लिखनी है और 1 मार्क मिल जाएगा। इंटरप्रिटेशन जस्ट एक फ्री के नंबर है हमारे लिए, जैसे वो √3 को इरेशनल प्रूव करना, वो फ्री के नंबर है हमारे। रट्टा मार के जाना है और चेपना है, बस कुछ नहीं करना, उसमें कोई दिमाग नहीं चाहिए। 50% ऑफ दिस, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा ना, इंटरप्रेट लिखना है तो लिखो 50%। लिख लो इस चीज को, 50% आर बिलो मीडियन वैल्यू, 50% आर अबव मीडियन वैल्यू। वो कहते हैं ना, आधा मैंने लास्ट क्लास में बोला था मीडियन क्या होता है, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी जाओ। तो वो अकेला ही बैठा है, तुम ही जाओ। रिमेंबर दिस, देयर इज पॉपुलर डायलॉग, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पास मेरे साथ आओ। तो जो आधे आधे गए, वो जो सेंटर वाला रह गया, वो अकेला, वो मीडियन था, राइट। ये तो कैसे लेस देन 1 ये मैं करवाती हूँ, ये सारे कर लेंगे,
ठीक है, सो मीडियन इज 50% आर बिलो, 50% आर अबव। ठीक है, अब आते हैं मोड को कैसे इंटरप्रेट करोगे, लिखो इस चीज को। मोड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर ये स्कोर है, हैव स्कोर, जितना मोड आया उतने मार्क्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव 4 चिल्ड्रन या 3 चिल्ड्रन, जो भी मोड होता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वे 25 kg, जो भी मोड आता है आपका। समझ में आ गया? मोड मींस मैक्सिमम नंबर ने क्या चूज किया है, और आएगा मीन। मीन को इंटरप्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे हम? मिडिल मोस्ट बच्चे मीडियन होता है, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल। ऑन एन एवरेज लिखते हैं ना, एवरी वन इन द ग्रुप हैव स्कोर्ड 25 मार्क्स। सो मीन कहता है सबने कितना स्कोर किया है, तो हम लिखते हैं ईच वन ऑफ, जितना भी बच्चे हैं, जितने भी हैं, एवरी वन हैज रिसीव्ड, या एवरी वन ऑफ द, जितना भी नंबर दिया हुआ है, ऑफ द ग्रुप हैव स्कोर्ड। जैसे अब मैंने आपके मार्क्स की लिस्ट ली, मैं इन सबको ऐड कर लूं, डिवाइड कर दूं, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया, तो कोई मुझसे पूछे कितनी एवरेज है, मैं कहूँ नहीं जी, जैसे 31 है ना, 34 है, किसी की 30 आ जाए, तो मैं बोल दूं 30 मार्क्स की एवरेज है ना, मेरे को नंबर शूट करता है 30, ठीक है यार, इतना बुरा स्कोर नहीं है ना। पर अगर वो 20 में चला जाए, तो मैं क्या करूंगी? आई गो फॉर मीडियन, मीडियन वैल्यू निकाल लू। ठीक है, या फिर मैं मोड निकालना शुरू कर दूंगी सीरीज का। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट डेटा टू सूट योरसेल्फ। ठीक है, तो एवरी वन ऑफ द ग्रुप हैव स्कोर्ड 25 मार्क्स। अगर मुझे इस ग्रुप का निकालना है एवरेज, मैंने सबको ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया, तो अब मान लो 25 आया, तो मैं कहूंगी सबके 25 मार्क्स हैं, उसमें साकेत चिल्लाएगा। समझ में आया कि मेरे 34 है मैम, मेरा साकेत हाँ, कि मैम मेरा 25 कर दिया मैम, मेरे तो 34 है। जो आपका सीजीपी था जब आप करते थे 10th, पिछला बोर्ड से बिना सीजीपी करते थे ना, तो उसमें क्या था, जिसने 95 स्कोर किया उसको भी 10 मिल गया, जिसने 90 स्कोर किया उसको भी 10 मिल गया। अब 95 वाला जरूर चिल्लाएगा कि मेरे को उस लेवल पे लेकर आ गया, आई एम वे बियॉन्ड दैट लेवल, मैं उससे ऊपर हूँ, टॉप पे हूँ। जैसे मेरे वाले बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं यार 98 आने पे भी उसके साथ बैठी हूँ मैं। समझ में आया? दिस इज व्हाट सीजीपीए डज। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आओ, तुम्हारा लेसन वाला क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 7 दो। हाँ, वो भी करवाती हूँ। कौन? पूरे साल पढ़ लेता बेटा, जो सुबह का टाइम लगा रहा है इतना। पता क्या है, बाद में कहते हैं यार उस टाइम पढ़ लेते ना, उस टाइम इतना पढ़ लेते। अब इस वाले क्वेश्चन में लिख लो ये क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे एक सरफेस एरिया का क्वेश्चन करवाने थे। कल क्या करूं, टेस्ट लूं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाऊं? सरफेस एरिया वॉल्यूम करवा दूं? ठीक है, इस केस में मीडियन निकालना है आपको। हमेशा जब भी ऐसे डेटा दिया होता है, स्टॉप इट कृष्णा, एक बार सुनो, जब भी ऐसा डेटा दिया होता है ना आपको, आपका फर्स्ट मोटिव क्या है? इसको चेंज करना टू अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास इंटरवल्स होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपने 8th में बनाई थी। डेटा दिया होता था ना, आप उसको लिखते थे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखते थे, वो चीज आपको लेकर आनी है। तो जब भी ये लेस देन दिया हो, मोर देन दिया हो, अप टू दिया हो, इसका मतलब ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, पहली चीज। सेकंड, फ्रीक्वेंसीज जो होती है नॉर्मल डेटा में, पहले 4, 10, 29, 40, उसके बाद कम होती है, ये थ्रू आउट बढ़ रही है। इसका मतलब हाई चांसेस कि ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। दीज आर योर रेड फ्लैग्स। आपको ये लेस देन वाला नहीं याद रहा, आपने नहीं चेक किया, होता है, तो आप देखोगे थ्रू आउट बढ़ रहा है, तो दिमाग की घंटी बननी चाहिए कि नहीं यार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया? दिस इज हाउ, वो पेपर में आपको कोई समझाने नहीं आएगा कि देखो यार तू इसको नहीं पढ़ रहा, देख यार ये सीएफ दिया है, तुमने इसको नहीं पढ़ा। हाउ विल यू चेक? देयर आर मल्टीपल वेज। एक चीज भूल जाओ तो दूसरी चीज आपको रेड फ्लैग लगे कि नहीं नहीं यार ये गलत रास्ता है। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? दैट इज व्हाई आई टेल यू कि लेस देन है प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट बढ़ रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको चेंज करने का। सबसे पहले बनाएंगे इसमें क्लास इंटरवल्स, वो सबसे आसान होते हैं, है ना। ये 140 है, 145, क्लास हाइट कितनी होगी 5 की। इसने लेस देन बोला हुआ है, तो 140 से लेस वाला नंबर कौन सा होगा, समझ में आया। लिखो 135 और चुपचाप से सारी क्लास इंटरवल्स बना लेना। हाँ, अब बिना बोले बनाओ। अब से लेकर पेपर्स तक, मतलब आपके फाइनल्स तक, बिल्कुल बकवास नहीं करना क्लास में, ठीक है। जितना मैं मजाक कर रही हूँ उतना ठीक है, आप लोग मत करो, है ना। क्लास में एक ही गुंडा होता है, वो मुझे रहने दो, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद जितनी मर्जी बदमाशी करना 11th में जाकर, मुझे कोई मतलब नहीं। पर पढ़ लो इस टाइम पे, अगर तुम इस टाइम पे पढ़ लिए 11th में अपने आप सीरियसली पढ़ लो। 10th में अगर आपने वो थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाकर मार्क्स ले लिए, 11th में अपने आप ठीक हो जाओगे, अपने आप मार्क्स लेना सीख जाओगे। ये बहुत क्रूशियल ईयर होता है, 16 इज अ वेरी क्रूशियल ईयर, ग्रोथ वाइज, डेवलपमेंट वाइज, आपका साइंटिफिकली भी, अगर आप बायोलॉजिकली भी चेक करते हो तो बहुत क्रूशियल ईयर गिनते हैं इसको, तभी स्वीट 16 कहते हैं। देयर आर रीजंस व्हाई दे मेंशन्ड एज अ लैंडमार्क। 10th आपकी 16 इयर्स में ही की होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये क्रॉस कर जाओगे ग्रेजुएशन तक ठीक रहोगे, ग्रेजुएशन क्रॉस कर जाओगे फिर 25 साल तक ठीक रहोगे, और 25 साल पार करके तो फिर तुम आगे तक ठीक रहोगे, राइट। दीज आर वेरी क्रूशियल ईयर्स, पढ़ लो। क्लास इंटरवल आ गया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कैसे बनानी है। इसमें कोई मैं फॉर्मूला नहीं रटवाती कि माइनस करो प्लस करो, क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 1-2 सेकंड लगाती हूँ कि लेस देन 40, लेस देन 140 4 बच्चे हैं, लेस देन 145, लेस देन 40 4 बच्चे, मतलब वो यहां पर आ गए, समझ में आ गया। लेस देन 145 11 बच्चे हैं, 4 में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर आएगा 7। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं इनको माइनस कर रही हूँ, अब चुपचाप से माइनस करते रहो, कुछ नहीं सोचना। तो वो कह रही हूँ ना, प्लस माइनस मुझे याद नहीं रहता ना, मैं समझा सकती हूँ। मैं हमेशा पहली 2 वैल्यूज देखती हूँ, या कोई एक क्लास इंटरवल निकाल लेती हूँ जो मुझे समझ में आता है, लेस देन मोर देन में। नाउ दिस हैज बिकम माय यूजुअल फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें चाहे मीन कहा हो, चाहे मोड कहा हो, चाहे मीडियन कहा हो, आई कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। समझ में आया। इस चीज को मैंने आपको एक वर्कशीट शेयर की हुई है ग्रुप में स्टार्ट की, उसमें सच में बहुत क्वेश्चन है, क्लोज टू 40-50 क्वेश्चन है, उतने कर लो, उतना कर लोगे, मुझे पूरा है कि आपको स्टैट समझ में आ जाएगा। उसके 3-4 क्वेश्चन लास्ट ईयर रिलीज हुए थे, बिफोर टर्म 1 में, टर्म 2 में लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें थोड़े से और चेंज वर्जन थे, वो भी इजी थे। मैं आपको वो करवा दूंगी फिर आफ्टर योर एग्जाम दिसंबर के बाद। समझ में आ गया इतना हमें। लिखो इसको, लिख लिया। ये 10-12 टीचर को बोला कि ये प्री बोर्ड में देखना, तुम आएंगे ना, बॉम्ब शेयर करेंगे। बॉम्ब शेयर कुछ नहीं होता, पता कुछ नहीं है, आपको डराते हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ो, आप डर के पढ़ो कि बॉम्ब होंगे, कुछ नहीं है, पेपर बॉम्ब नहीं है। पढ़कर जाते हो, मुश्किल इजी में इतना फर्क है, वही सेम पेपर कोई कहेगा मुश्किल है, कोई कहेगा इजी है। तुम्हें डराने के लिए कहते हैं आप। हाँ, डरते हो, पढ़ते हो, तुम तो पढ़े नहीं आज तक। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तुम फेल हुए थे पिछली बार, तुम 140 में नहीं थे, पास हुए थे ना, इस बार तुम सोचो वो 240 में, मुझे नहीं रहना है। समझ में आ गई बात, क्लैरिटी आ गई है। जो आपको कहा जाता है ना 100 बच्चे फेल होंगे, बॉम्ब होंगे, बॉम्ब जितना मर्जी हो, आपको आपके बुक से बाहर वो नहीं होगा। फॉर्मूला b² - 4ac के आगे कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि आपको कहेंगे कि क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में, वो सॉल्व करो ऑलवेज। हाँ, ये नहीं कह देंगे कि ये सॉल्व करो x² - 4x + 4 < 0, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, आएगा इक्वल टू 0 वाला ही। अब वो बॉम्ब क्या होगा, ये मैं 5th क्लास के बच्चों को दूं तो उसके लिए बॉम्ब है, ये क्या आ गया, राइट। माय डॉटर स्पेशली समटाइम्स सिट्स इन माय क्लास, वो सुनते हैं, कहती है मम्मा ये क्या आप ABC लिखते हो या X लिखते हो, मुझे कब आएगा, बिकॉज आई वांट टू लर्न। मैंने कहा तुम्हें भी आएगा, बट कहती है अभी मेरे लिए सिर्फ लिखा हुआ है, आई कैन कॉपी इट बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आपके लिए ये चीज सिर्फ आप कॉपी करते हो, जैसे वो फ्रेंच पढ़ते हो तो मेरे लिए सिर्फ वो ABC लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ में आ गया। तो वो सेम आपके साथ है, अगर आपको ये < 0 लिखा जाएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके लिए सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। इक्वल टू 0 कर दिया, ये आपको समझ में आएगा। आपके क्वेश्चंस इक्वल टू 0 वाले ही होंगे। बॉम्ब पेपर क्यों होगा वो, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। तो निकाल ले, तो निकाल, आप क्या निकालना है इसमें, नहीं मीडियन निकालना है, मोड का है क्या, मीडियन निकालना है, हाँ जी। हम क्या करेंगे, 51 है,
जब ये ऑर्गेनाइज डेटा होता है ना क्लास इंटरवल में, तो n+1 नहीं चलता, हम n/2 करते हैं। 51/2 कितना होता है? करो सॉल्व इसको। 25.5। ये इसको तो, ये साकेत को, उसको श्रेष्ठ को है ये एक्स्ट्रा। नहीं तुमने लिया था मुझसे, किसने? तुमने भी तो कहा। अच्छा चलो ठीक है। मीडियन इज n/2, 51/2, 25.5। ले जाओ यार, नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पेपर्स इकट्ठे रहते हैं, मैं सब निकाल लेती हूँ। मेरे पास है, प्रिंट आउट तभी होता है जब मुझे देना होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 आ गया ना। अच्छा एक चीज और ना, हमेशा जो आपकी ये मीडियन वैल्यू है ना, जो आपका ये n/2 निकला है, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? जो इससे बड़ा होगा, जस्ट बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका n/2 आता है 29। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग 51 के साथ है। फॉर एग्जाम्पल n/2 कितना आया? 29। तो आपकी मीडियन क्लास कौन सी होगी? 40 वाली। ये आपकी बुक में स्पेशली मेंशन किया हुआ है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था जहां पर ये मुश्किल आई थी, वहां पे ये डाउट पूरा रिजॉल्व किया था। मीडियन क्लास होगी 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसकी 40 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस केस में आप ये मार्क करोगे, पर ऐसा नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे? वील राइट मीडियन क्लास एज पर आर क्वेश्चन इज 29। दिस इज जस्ट अ केस। समझ में आ गया? n/2 लिखो। मीडियन क्या होगा? सॉल्व करो। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना। ना लिखने के नंबर कटेंगे, लिखेंगे और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। n/2 माइनस CF/F इंटू 100। अब कुछ लोग क्या करते हैं सेक्रेड हार्ट में, आई थिंक लास्ट ईयर आपको भी कहा गया था, सॉरी इनटू हाइट, सॉरी, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या था, आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम सेक्रेड हार्ट जो लिखती थी L क्या है, CF क्या है, n/2 क्या है, वो इस फॉर्मूला के बाद हर एक एक्सप्लेन करती थी। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, बट ऐसा मुझे नहीं पता कोई ऐसा रूल है या नहीं है। मार्किंग स्कीम में आई विल चेक अगेन, अदरवाइज आप यहाँ लिख लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाली। फ्रीक्वेंसी क्या है? ये। L इज 145। लिख भी लोगे, हेल्प भी रहेगी, आपको पता लगेगा आपने गलती लिखी है कि नहीं, ओवर राइटिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज क्लास हाइट? 5। नहीं बच्चे, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली n इज 29 वाला 140। 11। n/2 is 25.5, ठीक है। योर फ्रीक्वेंसी इज 18, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11। 145 25.5 में से प्रीवियस वाली माइनस की 11 डिवाइड बाय 18 प्लस हाइट इज 5। बच्चे यही है, देखना। वन 185 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये है ही 145 to 150 में लाई करेगा। अनदर थिंग, रेड फ्लैग, हमारा आंसर गलत क्यों है? ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि ये 145 to 150 में ही लाई करना है। हाँ बिल्कुल सही है। आपने यही चीज चेक करनी होती है कि जहां पे 185 आया, 150 से बड़ा आंसर आपका हो नहीं सकता। और बोलो, समझ में आ गया? मीडियन क्लास आपकी 145 to 150 है, तो 150 से बड़ा नहीं होगा, 145 से छोटा भी नहीं होगा। तो कैलकुलेशंस अगर मेरी ये आती है तो आई विल, बच्चे 149 आता है बुक में, देखना। गुरशान आंसर क्या है इसका? ठीक है, गुड इनफ। वो 03 कर दिया उसने, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया इतना? और कुछ पूछना है? कोई डाउट है इसके अलावा? कल आपने टेस्ट देना